हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं सारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में और फर्दर जो कोशिकांग हमारे बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चल ये बंद करो। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं और लाइसोसोम को एक और नाम दिया गया है लयनकाय। और इस लाइसोसोम की खोज का जो श्रेय है वो जाता है क्रिश्चियन डी डुए। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज करी थी। बहुत सारे बेसिक से प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में एक गोलाकार संरचना है। जैसे आपने कोशिका अच्छे से देखी होगी और उसमें जो गोल गोल संरचना पूरी कोशिका द्रव्य में जो बिखरी हुई रहती है उसी को हमने नाम दिया था लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका का बॉडीगार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि कोशिका का बॉडीगार्ड किसे कहते हैं। तो आप याद रखना, कोशिका का जो बॉडीगार्ड कहलाता है वो आपका कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका का जो बॉडीगार्ड होता है वो लाइसोसोम कहलाता है। बॉडीगार्ड कहने का एक और मतलब ये है कि यह कोशिका की सुरक्षा करता है। कोशिका की सुरक्षा किससे करता है? तो जो बाहर से रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, बीमारियां हैं, जब वो कोशिका के ऊपर अटैक करती हैं, हमारे शरीर के ऊपर अटैक करती हैं, तो जैसे ही वो इसके पास जाती है तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है जो कि उसकी सुरक्षा करता है। इस वजह से उसे कहा जाता है बॉडीगार्ड। दूसरी बात, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग या एटम बम, अलग अलग नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि ये गोलाकार संरचना है जिसे हमने लाइसोसोम नाम दिया। उस लाइसोसोम एक बॉडीगार्ड के रूप में भी कार्य करता है और उसके अंदर कुछ एंजाइम भरे रहते हैं जिसे बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे ही कोई बाहर से रोगाणु आया है उसके पास जाता है और खुद ब्लास्ट हो जाता है। खुद ब्लास्ट होने में ये क्या होता है कि पूरे के पूरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं और उस रोगाणु को ख़त्म कर देते हैं। परंतु इसमें नुकसान ये हुआ कि रोगाणु के साथ साथ वो कोशिका भी मर जाती है। क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक था, माइटोकॉन्ड्रिया था, सेंट्रोसोम था, न्यूक्लियस था। ये सारी के सारी उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में डाइजेस्ट हो जाती है, पच के नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी संपूर्ण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। परंतु एक कोशिका की मृत्यु की वजह से एक रोगाणु अगर बाहर जाता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इसी वजह से हमने कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा गया है। तो आत्महत्या की थैली इसलिए क्योंकि खुद ही अपने ही वजह से अपना नुकसान कर बैठता है लाइसोसोम। इस वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, काम क्या करता है ये? इसका कार्य जो है ना, बाहरी रोगाणुओं से कोशिका की सुरक्षा, बाहरी रोगाणुओं से
कोशिका की सुरक्षा, बाहरी रोगाणुओं से कोशिका की सुरक्षा का कार्य है। बाहरी रोगाणुओं से कोशिका की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इसका मेन है। ठीक है, और बात करें तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। याद रखना, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कार्य होता है जल अपघटन करना, मतलब जल अपघटन या जल अपघटन को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। लाइसोसोम के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक एंजाइम भरे रहते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम क्या करता है? जल अपघटन का, हाइड्रोलाइसिस का। जो भी रोगाणु हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश किया है तो उसके अंदर से पूरा का पूरा हाइड्रोलाइसिस कर देता है, उसको पूरा डाइजेस्ट करके नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है, साथ साथ में कोशिका की भी मृत्यु होती है। और हमें वो बाहरी रोगाणु इन्फेक्ट ना करे, इस वजह से कोशिका भी मर जाती है और लाइसोसोम भी फट जाता है। ठीक है, और ये कार्य क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी इसकी थ्योरी थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो खोज करी थी क्रिश्चियन डिडुए ने। लाइसोसोम को कोशिका का बॉडीगार्ड कहा जाता है। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी को कहा जाता है सुसाइड बेग, और इसी को कहा जाता है एटम बम, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ इस तरह की है। दोस्तों, इसका कार्य क्या है? बाहर से जो भी कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उससे कोशिका की सुरक्षा करना है। और लाइसोसोम में बात करते हैं तो एक छोटा सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, लिक्विड भरा रहता है, एंजाइम रहता है, जो क्या करता है? जल अपघटन करता है, जिससे बाहरी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इतने प्रश्न बनते हैं यहाँ से। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगला हमारा कोशिका का कोशिकांग आ जाता है प्लास्टिड। नाम सुना होगा आपने, लवक की बात करेंगे हम। लवक नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लो। लवक को कहा जाता है प्लास्टिड। क्या कहा जाता है? प्लास्टिड। दोस्तों, लवक की बात करूं तो इसकी खोज की बात कर लेता हूं। सबसे पहले खोज की गई थी शिम्फर के द्वारा। शिम्फर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लवक की खोज करी थी। लवक की खोज किसने करी थी? शिम्फर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए, नाम किसने दिया था कि ये नाम लवक है या लवक नाम से जाना जाएगा? नाम किसने दिया था? तो आप बोलेंगे हेकल ऐसे एक वैज्ञानिक है जिन्होंने लवक नाम दिया था। तो लवक की खोज किसने करी थी? शिम्फर ने। और नाम किसने दिया था? हेकल ने। तीसरी विशिष्ट बात करते हैं इसकी दोस्तों यहाँ से, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है? लवक से आपको याद आ रहा होगा हरित लवक से याद आ रहा होगा प्रकाश संश्लेषण। और आपको पता है कोई भी जंतु प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं करता। अगर कर लेता तो फिर आज नौकरी की, कमाने की, बिजनेस चलाने की, काम धंधे की कोई टेंशन ही नहीं थी। धूप में जाओ, खड़े रहो, ऐसा बोलो, धूप मिली, प्रकाश संश्लेषण हुआ, भोजन बन गया, पेट भर गया, कोई दिक्कत ही नहीं। परंतु भगवान भी बहुत चालाक है, बोले कि इंसान ने बहुत आगे जाके बहुत कांड करने वाला बड़ा एक मामला फिट नहीं किया, और वो था लवक। जंतु में होता ही नहीं है। काम करो, खाओ, पढ़ो, लिखो और आपका जीवन यापन करो। ठीक है, तो लवक किस में नहीं पाए जाते? जंतु में नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं।
पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी अगर मैं पूछूं कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा है, तो आप क्या नाम लोगे? लवक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? लवक है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। एनिमल या जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जब पादप कोशिका की बात करते हैं जब आप बात करते हैं पादप कोशिका की, तो आपको बताना पड़ेगा कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? लवक है। और जब जंतु कोशिका की बात करते हैं तो आपको क्या बताना पड़ेगा? केंद्रक यानी न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके प्रकार की हम बात करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। टाइप कितने प्रकार है प्लास्टिड के? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? वर्णी लवक। दूसरा कौन सा है दोस्तों? अवर्णी लवक। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? हरित लवक। और ये हरित लवक के बारे में तो आपने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर रखी है, बचपन से पढ़ रहे हैं हरित लवक। हालांकि ये दोनों नहीं हो सकते, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अब वर्णित लवक का नाम क्या है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है इसको क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो यानी रंग, ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और इसे आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट। जी, तो यहां पर चीजें देखिए आप। लवक प्लास्टिड खोज किसने करी थी? शिम्फर ने। नाम किसने दिया था? हेकल ने। पादप में होता है, जंतु में नहीं होता। क्या बात समझ पा रहे हो? अब बात करूं पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आप बोलेंगे प्लास्टिड या लवक। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो केंद्रक। कभी प्लास्टिड मत लगा देना, ठीक है, याद रखना। अब प्रकार की बात करूं तो प्रकार कितने होते हैं दोस्तों इसके? लवक के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? वर्णी लवक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो यानी रंग, यानी रंग देने का कार्य करेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पहला, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट दूसरा, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट तीसरा। तो इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले हेडिंग डालिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसे बोला जाता है वर्णी लवक। क्या बोला जाता है? वर्णी लवक। अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के बारे में। दोस्तों पहली बात इसकी बात करूं, क्रोमो का अर्थ ही होता है रंग प्रदान करना है। क्या बोल सकते हैं? पादपों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान करने का कार्य। पादप के विभिन्न हिस्से होते हैं, जैसे फूल है, फल है, अलग अलग कलर के होते हैं। केला पहले हरा होता है, फिर पीला हो जाता है। पहले मिर्ची हरी होती है, फिर पीली होती है, फिर लाल हो जाती है। टमाटर हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है। तो धीरे धीरे करके ये रंग हरे को छोड़कर जो भी रंग होगा उसका जिम्मेदार कौन है?
क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट ही रंग देने का कार्य करता है। रंग देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। इस बात को अंडरलाइन कर लेना आप, ये रंग देने का कार्य कौन करता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो कौन कौन सा, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे टमाटर की बात करते हैं, तो टमाटर का रंग किसकी वजह से होता है? ल्यूकोपिन या लाइकोपिन। क्या होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन। टमाटर का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन। टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। टमाटर के बाद हम गाजर की बात करते हैं, तो गाजर का रंग किसकी वजह से होता है? केरोटीन की वजह से। केरोटीन की वजह से गाजर का रंग होता है। तीसरी अगर हम बात करें, गाजर के बाद आ जाता है हमारा चुकंदर। और चुकंदर का रंग किसकी वजह से होता है? बीटनीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बीटनीन की वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं चुकंदर के बाद और क्या हो जाता है? बैंगन ले लीजिए। बैंगन का जो भी रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण होता है। कभी कभी आपने पीले पीले पुष्प भी देखे होंगे। पीले पुष्प। अब पीले पुष्प किसकी वजह से होता है? जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण होता है। मिर्ची देखी होगी आपने, पीले कलर के रंग, पीली मिर्ची हरी के बाद लाल नहीं होती सीधी, पहले पीली होती है। तो पीली मिर्ची में जो पीला रंग है वो रंग किसकी वजह से आया? वो कैप्सेसिन की वजह से आया। कैप्सेसिन के कारण आता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। देखिए एक बार हम बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट काम क्या है? रंग देना। जैसे कि टमाटर का रंग आता है लाल, लाइकोपिन की वजह से। गाजर का रंग होता है किसकी वजह से? केरोटीन की वजह से। चुकंदर का रंग किसकी वजह से होता है? बीटनीन की वजह से होता है। और बैंगन की रंग किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और पीले पुष्प का रंग किसकी वजह से होता है? जेंथोफिल की वजह से। और पीली मिर्ची का रंग किसकी वजह से होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। और दोस्तों ये सबके सब क्या है? सबके सब है आपके क्रोमोप्लास्ट। लाइकोपिन, केरोटीन, बीटनीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल और कैप्सेसिन, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? क्रोमोप्लास्ट, वर्णिलवक जो रंग देने का कार्य करती है। तो फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब देखते हैं आगे। क्रोमोप्लास्ट के बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताएंगे आप सभी लोग? दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था बताओ? दूसरे नंबर पर पढ़ा था हमने अवर्णिलवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या पढ़ा था दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णिलवक, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवर्णिलवक। अवर्णिलवक, ये अवर्ण यानी रंग नहीं होता है। तो पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है, पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां रंग की आवश्यकता नहीं होती है। रंग की आवश्यकता नहीं होती है। रंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि वो हिस्सा कौन सा होगा? जैसे जड़ में मिलेगा। जड़ में कोई रंग नहीं होता, भूरी भूरी होती है। ठीक है, एक धूसर होती है। क्या बात समझ पा रहे हो? चलिए, तो ये मोस्टली आपको ल्यूकोप्लास्ट वहां मिलेगा जहां पर रंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा भाई? कार्य क्या करती है? जड़ें भोजन का संग्रहण करती है, तो इसका कार्य हो जाएगा भोजन का संग्रहण करना। कार्य क्या हो जाएगा इसका? भोजन का संग्रहण। इसका कार्य यहां लिख दे रहा हूं, कार्य हो जाएगा इसका भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण। तो आप मुझे बताइए, कोशिका के अंदर कौन सा लवक होता है जो भोजन का संग्रहण करने का कार्य करता है? तो अवर्णिलवक
यानी मेरे दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। क्या दिमाग में जा रही है? बताओ दोस्तों, क्या आपको समझ में आई इतनी बात? फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब भोजन के रूप में क्या होता है? तीन ही जो चीज़ होती है, एक तो फैट हो गया जिसे वसा बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और तीसरा हो जाता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो हम तीन चीज़ों को संग्रहित करते हैं, भोजन का संग्रहण करता। और भोजन है क्या? भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन के रूप में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम प्रोटीन ले लेते हैं, तो प्रोटीन का संग्रहण। दूसरा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। और तीसरा क्या होता है? वसा। ठीक है, वसा को क्या बोलते हैं आप? फैट। ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है आपका? प्रोटीन। क्या बात समझ पा रहे हो? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों का संग्रहण किसके द्वारा होता है? अवर्णीय लवक। और वो अवर्णीय लवक कौन है? प्रोटीन का जो संग्रहण करता है उसका नाम क्या? उस अवर्णीय लवक का नाम क्या है? तो प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट। तो मेरे भाइयों बताओ, दिख पा रहा है? हाँ, प्रोटीनोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है? प्रोटीन का संग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण कौन करता है? कौन सा अवर्णीय लवक करता है? कौन सा अवर्णीय लवक करता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण? तो आप बताओगे एमाइलोप्लास्ट। 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 और तीसरी बात करते हैं फैट। फैट यानी वसा। वसा का संग्रहण कौन सा अवर्णीय लवक करता है? तो आप बोलोगे इलियोप्लास्ट। 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 ठीक है, चलिए तो एक बार इसको देख लेते हैं अपन। ल्यूकोप्लास्ट है ये। ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है हिंदी में अवर्णीय लवक, यानी पौधे के उन हिस्सों में पाया जाएगा जहां पर रंग की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि जड़। तो अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाइयों? जड़ में पाए जाते हैं। अब जड़ में काम क्या होगा इसका? भोजन का संग्रहण। तो भोजन का संग्रहण कौन करता है? अवर्णीय लवक करते हैं। ठीक है, तो भोजन के रूप में क्या क्या संग्रहित करने की आवश्यकता पड़ेगी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो वसा को संग्रहित करने वाला अवर्णीय लवक कौन सा है? इलियोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करने वाला अवर्णीय लवक कौन सा है? एमाइलोप्लास्ट। और प्रोटीन का संग्रहण करने वाला कौन सा है अवर्णीय लवक? तो प्रोटीनोप्लास्ट। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब अगला हो जाता है हमारा लास्ट एंड फाइनल, बिल्कुल धुआंधार। बताओ, वेरी गुड। मन में तो सोचा कि नहीं सोचा? चलिए, तीसरा हो जाता है हमारा हरित लवक। हरित लवक। और हरित लवक को ही प्यार से आप बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक ये काम क्या करता है? हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। पौधे, यहां नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, एक पॉइंट बनाकर, पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है जो हरे हैं। जो हरे हैं, जैसे मैक्सिमम आपका हरा क्या होता है? पत्ती। कहाँ मिलेगा ये? पत्ती में मिलता है। तो पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है जो हरे हैं, जो हरे रंग के हैं। तो ये मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको? पत्तियों में मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी क्या बोल सकते हैं? क्लोरोफिल। हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित शायद कुछ बोलते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता
है। और क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो आप बोलेंगे इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, फिर से देखिए, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के अंदर धातु कौन सी होती है? धातु, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम धातु होती है। तीसरी बात, क्लोरोफिल काम क्या करता है? तो आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को संग्रहित करने का, प्रकाश को संग्रहित करने का कार्य, प्रकाश को संग्रहित करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। ठीक है, तो धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। नाम लिख देता हूं, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। प्रकाश को संग्रहित क्यों किया जाता है? ताकि प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की जाए और अभिक्रिया करके क्या बनाया जाए? भोजन बनाया जाए। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि या अभिक्रिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एक मिनट में थोड़ा सा साइड डाल लेता हूँ इंक। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो आपने बचपन में पढ़ी होगी, और नहीं क्यों नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी होगी, यही तो रट्टा मार मार के नंबर लाए अपन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती तो वही है, परंतु यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूल कम ज़्यादा होने के प्रकार दो प्रकार के हो जाते हैं, दोनों सही है। देखिए, पहले मैं लिख दे रहा हूँ 6CO2 और 6H2O, और जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ से निकलेगा आपका C6H12O6 प्लस आपका निकलेगा 6O2, और साथ में आपका क्या बन जाएगा? साथ में ऑक्सीजन निकल ही गई, अब क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता हुई? प्रकाश की। तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश को लिया किसने? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल होता है जिसको हिंदी में शायद पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में क्लोरोफिल ही बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेना इसका हिंदी क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद अपने पास एनर्जी आ गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेगा, जड़ों से जल अवशोषित करेगा और बना देगा भोजन। ये क्या है? भोजन। और इसी भोजन का नाम क्या है? ग्लूकोज। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ऑप्शन में ना हो तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाता है, कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। पर कभी आप ये सोच रहे हैं कि सर दोनों आ जाए, तो भैया ग्लूकोज लगा देना, क्योंकि ग्लूकोज ही एग्जैक्टली है ये। ठीक है, और ये मेरे भाई ये क्या है? ये है आपकी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, प्राणवायु। प्राणवायु, आपके प्राण को चलाने वाली जो वायु है, प्राणवायु, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मुक्त होती है। क्या बात समझ में आई? अब ये भी प्रश्न कई बार बनता है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इस वजह से इस चीज़ को बहुत प्यार से समझना आप। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में गैस कौन सी निकलती है? तो अब
आपके सामने ऑप्शन रहेगा CO2, CO, SO2 और O2, तो आप क्या बोलेंगे? O2 निकलती है, आपके सामने है, एरो ऊपर है यानी निकल गई। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है और जल का क्या होता है? तो जल का होता है ऑक्सीकरण, जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण, और CO2 का क्या होता है? अपचयन। अब ये क्या चीज है? ऑक्सीकरण को बोला जाता है ऑक्सीडेशन और इसे कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। चल, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीकरण का निकलना नहीं, सॉरी, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, निकलना। और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका अपचयन का मतलब इसका अपोजिट, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से समझाऊंगा, फिलहाल हम अपनी रिएक्शन की वैल्यू के हिसाब से इसका मतलब समझा दे रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाम मैंने लिखा, अभी लिख दे रहा हूं ताकि आपको सही रहेगा। ये क्या है? ये जल है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? जल है। ये हमारा क्या है? जल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। और ऑक्सीकरण, जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब हमने बोला कि इसका अपचयन हो रहा है, और अपचयन का मतलब हमने समझाया कि या तो वो ऑक्सीजन को निकाल दे या हाइड्रोजन को जोड़ दे। तो आपको पता है कि यहाँ पर CO2 है और यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर CO2 अकेला है और यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या बात समझ पा रहे? दूसरी बात ये हो गई कि जल का क्या हुआ? तो जल का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में क्या था? हाइड्रोजन, और अभी क्या है? ऑक्सीजन अकेले है। हाइड्रोजन पहले साथ में था, अब साथ में नहीं है। साथ में नहीं है मतलब क्या? हट गया, निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण। IMP करके इस चीज को लिख लेना आप कि जल का तो होता है आपका ऑक्सीकरण, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आपका अपचयन होता है, ठीक है। आगे और प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, और मैं कुछ समझा दे रहा हूँ। ये जो मुक्त हुई ऑक्सीजन, क्या बोल सकते हैं? अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, जल के अणु से प्राप्त होती है, जल के अणु से प्राप्त होती है। ये कंफ्यूजिंग है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आपको यहाँ तो दिख रही है, और यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। अब ये CO2 वाली है कि जल वाली है? कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो मुक्त हुई ऑक्सीजन वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें जल के अणु से प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों, जल के अणु से प्राप्त होती है। और कुछ बातें रह गई, चलिए आप लीजिए इतना स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है। एक और प्रश्न यहां से बनता है कि एक होता है लाल प्रकाश, ठीक है। तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। तो पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस प्रकार के प्रकाश में फास्ट होती है? तो लाल प्रकाश में अभिक्रिया की दर तेज होती है, फास्ट होती है। और इसके बाद आता है हरा तथा बैंगनी, ये दोनों लाइट, हरा तथा बैंगनी प्रकाश में
अभिक्रिया धीमी होती है, धीमी गति से होती है, यानी जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर? आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी, और कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार आप पूछिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।